वर्ल्ड ज्योग्राफी के सेशन में आपका स्वागत है। इससे पहले हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी के 3 वीडियो आ चुके हैं। उसमें हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के और पृथ्वी के बेसिक्स के बारे में पढ़ा। उसी के क्रम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं वायुमंडल। वायुमंडल क्या है, वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल का निर्माण क्यों हुआ, कारक कौन सा कारक उत्तरदायी है, प्रमुख गैसें और अन्य तथ्य पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। वायुमंडल क्या है? हमारा ग्रह पृथ्वी है। पृथ्वी के सतह के चारों ओर गैसों की उपस्थिति पाई जाती है। इन गैसों की उपस्थिति को ही वायुमंडल कहते हैं। ठीक है। वायुमंडल पाए जाने का कारण वो है गुरुत्वाकर्षण बल। अब पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना। वायु की उपस्थिति के आधार पर वायुमंडल को दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक है समवायुमंडल, सममंडल। सेकंड है विषम मंडल। वायुमंडल की ऊंचाई की बात करें तो वायुमंडल की ऊंचाई है 10,000 किलोमीटर तक लगभग। यदि उसमें देखें तो लगभग शुरुआत के 90 किलोमीटर तक जो मंडल पाया जाता है वो सममंडल पाया जाता है। यहाँ पे गैसों का वितरण समान रूप से है। समान रूप से गैसों का वितरण होने के कारण इसे सममंडल कहते हैं। और 90 से लेके 10,000 किलोमीटर तक गैसों का वितरण असमान रूप से है, क्योंकि यहाँ हल्की गैसें हैं, गैसों की उपस्थिति है, इसलिए इसे विषम मंडल कहते हैं। सममंडल में वायुमंडल के 5 भाग। प्रथम भाग है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। सेकंड भाग है मध्य समताप मंडल। थर्ड है मध्य मंडल। और विषम मंडल में 2 मंडल पाए जाते हैं। वो है आयन मंडल, दूसरा है बहिर् मंडल। क्षोभ मंडल की बात करें, क्षोभ मंडल में गैसों की उपस्थिति समान रूप से रहती है। इसमें भारी गैसें होती है, मुख्यतः रेडोन। और यह है अशांत मंडल है, क्योंकि यहाँ पे मौसमी घटनाएं होती है। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती है तथा सीधा क्वेश्चन आएगा क्षोभ मंडल में कौन सी घटनाएं होती है या मौसमी घटनाएं कहाँ होती है। क्षोभ मंडल के ऊपरी सतह देखें, क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है 0 से 8 से 18 किलोमीटर तक, मतलब 8 से 18 किलोमीटर के बीच तक कहीं पे हो जाती है। यदि ध्रुवों पे बात करें तो यह ऊंचाई घट के 8 किलोमीटर रह जाती है। क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल का मान ध्रुवों पर ज़्यादा होता है, ग्रेविटी का मान ज़्यादा होता है ध्रुवों पर। क्यों होता है वो हमने पहले की क्लासों में देखा था, आप वो देख लें और अच्छे से समझ लें। इसके अलावा जैसे जैसे विषुवत रेखा की तरफ आएंगे तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर तक पाई जाती है। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती है, मौसमी क्रियाएं होती है। यह अशांत मंडल है। पृथ्वी से ऊपर जाने पर क्षोभ मंडल में
तापमान में कमी आती है, तापमान में कमी आती है। ठीक है, यदि सौरमंडल की ऊपरी सीमा देखें, सौरमंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। इसमें जेट धाराओं का प्रभाव होता है, जेट धाराओं का प्रभाव होता है। अगला मंडल है हमारा, वो रहेगा समताप मंडल। नाम से स्पष्ट है कि तापमान नियत रहेगा, मतलब एकमात्र मंडल है पृथ्वी का, या देखें तो मंडल 5 मंडलों में बांटे तो एकमात्र भाग है वो है 18 से लगभग 50 किलोमीटर के बीच तक का, कि जहाँ पे तापमान में ऊपर जाने पे गिरावट नहीं होती, मतलब तापमान नियत रहता है। ये शांत है, शांत प्रकृति का होने के कारण हवाई जहाज़ों का संचालन इसी मंडल में होता है। इसी मंडल में ओजोन की उपस्थिति होती है। तो ओजोन का बढ़ना व टूटना की क्रिया भी इसी मंडल में होती है। ओजोन लगभग 15 से 35 किलोमीटर के मध्य उपस्थित होती है। ओजोन तो पता है पराबैंगनी, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। अवशोषण कर रक्त कैंसर, त्वचा कैंसर से हमें बचाती है। पराबैंगनी किरणें देखें 3 प्रकार की होती है, UVA, UVB, UVC। सबसे हानिकारक होती है C, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है। तरंग दैर्ध्य कम होने से ऊर्जा ज़्यादा होगी। सबसे कम ऊर्जा किसकी होती है? A की। ठीक है, तरंग दैर्ध्य सबसे कम, सबसे ज़्यादा होगी A की, UVA की। और सबसे ज़्यादा हानि कौन पहुंचाता है? UVA। ठीक है, अब हमारा अगला मंडल है वो है मध्य मंडल। हाइट के हिसाब से देखें लगभग 50 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर के बीच में उपस्थित होते हैं। तापमान में गिरावट आती है, गिरावट आती है और लगभग -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंच जाता है। ये सबसे ठंडी परत है। ठीक है, अगला रहेगा, अब आएंगे विषममंडल का अध्ययन करेंगे। विषममंडल में हमने बात की थी 2 प्रकार के मंडल होते हैं। फर्स्ट वन है वो है आयन मंडल, सेकंड वन है वो है बहिर्मंडल। आयन मंडल की बात करें तो इसमें आयनिक गैसों की उपस्थिति होती है। और इसकी ऊंचाई मान लो 90 से लेके 640 किलोमीटर तक होती है। और 640 किलोमीटर से लेके लगभग 10,000 किमी तक बहिर्मंडल का को माना जाता है। ठीक है, आयन मंडल की बात कर रहे थे। आयन मंडल में अरोरा की घटना होती है। आयन मंडल में आयनिक गैसों की उपस्थिति होती है, आयनिक कण पाए जाते हैं। आयनिक कण पाए जाते हैं तो आयनिक कण वायु से आने वाली ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, तो यहाँ पे तापमान बढ़ जाता है।
तापमान इंक्रीज हो जाता है आयनमंडल में और लगभग ये पहुंच जाता है 1000 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक। वहीं बहिर्मंडल की बात करें तो ये शांत प्रकार का है और यहाँ पे सिर्फ एक ही काम आता है, वो है उपग्रह की उपस्थिति। हीलियम व हाइड्रोजन जैसी गैसों की उपस्थिति होती है। आयनमंडल में एक और देखें थोड़ा सा, अरोरा की घटना देख ली अपने ने, और एक उल्कापिंड की घटना होती है, वो होती है मध्यमंडल में। उल्कापिंड की घटना, अरोरा की घटना पूछे तो कहाँ पे होती है? विषम मंडल के आयनमंडल में। और यदि कोई पूछे कि उल्कापिंड की घटना कहाँ पे होती है तो वो होती है मध्यमंडल में। ठीक है, अब हमने पढ़ना था प्रमुख गैसें। गैसों की संरचना देखें तो सबसे ज़्यादा गैस रहती है, वो रहती है नाइट्रोजन 78%, O2 21%, ऑर्गन 93%, CO2 रहती है लगभग 0.3%। इसके अलावा अन्य गैसें मानो वो रहती है 4%, 0.04%। ये संरचनाएं हैं। O3 के बारे में हम पढ़ चुके हैं। रेडॉन के बारे में बता दूं, सबसे भारी गैस है। नॉर्मल अवस्था में पृथ्वी की सतह पर पाई जाती है, पर भूकंप आने पर यह ऊपर उठ जाती है। भूकंप आने से पहले यह ऊपर उठ जाती है तथा वायुमंडल में इसकी उपस्थिति पाई जाती है। तो एज ए भूकंप के इंडिकेटर के तौर पर रेडॉन गैस को आप याद रख सकते हैं कि रेडॉन गैस की उपस्थिति वायुमंडल में तभी पाई जाएगी जब भूकंप आने के संकेत मिले या हल्के भूकंप आए। ठीक है, इसके बाद में हमने पढ़ना है मेथेन गैस। ग्रीन हाउस गैस है एक प्रकार की। इन मेथेन गैस ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा इसका निर्माण जीवों में खाद्य अपघटन से होता है। CO2 के बारे में जानते ही हैं सभी। नाइट्रोजन के बारे में देखें तो 78% पार्ट है। ये गंधहीन, स्वादहीन गैस है और खाद्य सामग्री के परिरक्षण में N2 गैस का यूज किया जाता है। शीतल प्रशीतक है, इससे -129 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा रखा जाता है। मतलब किसी चीज़ को स्टोर करना हो तो N2 की टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है वो -129 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो कोई चीज़ को अपने स्टोर कर सकते हैं N2 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, लगभग 99% गैसों की उपस्थिति है ना, वो रहती है पृथ्वी के 0 से 32 किलोमीटर एरिया है ना, यहाँ तक ही। और यदि बोलूँ तो 97% की उपस्थिति रहती है 0 से 27 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल की उपस्थिति है। वहाँ 97% लगभग गैसें पाई जाती है वायुमंडल की, और 99% गैसें पाई जाती है 32 किलोमीटर तक। ठीक है, इसके अलावा प्रमुख सम्मेलन देखें तो 1987 में देखो वो हुआ था मॉन्ट्रियल सम्मेलन कनाडा में। क्यों हुआ था? 16 सितंबर O3 को (1992) में रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। एक 1997 में, याद रखना,
क्योटो प्रोटोकॉल, ये कार्बन ट्रेडिंग से संबंधित है। ठीक है, 2002 का जोहान्सबर्ग सम्मेलन। अब जाते जाते आपको एक बढ़िया चीज़ बता के जाता हूँ, बढ़िया वाली। अंतरिक्ष क्या है? अंतरिक्ष सुना तो सबने, जाना किसी ने नहीं है। तो जानने के लिए देखो, अंतरिक्ष वैसे तो उस पार्ट को, उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ हमें भारहीनता महसूस होती है। मतलब पृथ्वी से हम ऊपर जाएंगे और जहाँ पे अपने को भारहीनता महसूस होगी, उसके बाद का ऊपर का जितना क्षेत्र है ना, वो अंतरिक्ष में काउंट होता है। तो समझ में आया अंतरिक्ष किसे कहते हैं? इसके लिए ना अलग अलग पैमाने हैं। जैसे कार्मेन नामक एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने सबसे पहले अंतरिक्ष के बारे में बताया। उन्होंने कहा था कि 80 किलोमीटर के ऊपर जाने पर ना अंतरिक्ष शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति की भारहीनता महसूस हो जाती है। जबकि नासा मानता है ना, वो 100 किलोमीटर से ऊपर के क्षेत्र को मानता है अंतरिक्ष। मेन बात है कि अंतरिक्ष कहाँ से शुरू होता है? जहाँ से हमें भारहीनता महसूस होती है। भारहीनता महसूस कब होती है वो जानो आप। भारहीनता महसूस होती है जब लिफ्ट अचानक ही नीचे चलने लग जाए। मतलब लिफ्ट में खड़े हैं अपने और अचानक नीचे चले ना लिफ्ट, तो अपने को बाहर एकदम मतलब न्यून जीरो महसूस होता है। वहाँ से अपने भारहीनता को महसूस कर सकते हैं। और बड़े बड़े आजकल साइंटिस्ट जाते हैं अंतरिक्ष में, तो वो और कुछ महसूस नहीं करते, सिर्फ ये भारहीनता महसूस करके वापस आ जाते हैं। तो आपको यदि कम खर्चे में भारहीनता महसूस करनी है तो आप लिफ्ट में जा सकते हैं। ओके, धन्यवाद, बाय।